चेहरा जो बाहर दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में जो बड़े-बड़े बातचीत होती है, उसमें जो मेरा जो सीधे-सीधे मुझे कहना था, वो एक्चुअली जो जेएनयू एक मॉडर्न ब्राह्मणिकल यूनिवर्स है। जय भीम और लाल सलाम एक जगह नहीं हो सकता, ये इसमें क्या दिक्कत है? इसमें समस्या कहाँ नजर आती है? और इवन बाबा साहब भी कहते हैं, जो लेनिन इस देश में एक्चुअली लेनिन इस देश में पैदा हुआ होते, सच में लेनिन पहले जातिवाद को ख़त्म करते हैं। जैसे जो गांव में जो जातिवाद जो दलित और आदिवासी और पिछड़ा लोगों का ऊपर जो जातिवाद जो होती है, और उसी तरीके से इस कैंपस के अंदर होती है। तो वो तो जब नारा भी तो लगाते हैं, जब हम तमाम आंदोलन जब टीवी में देखते हैं, ये तमाम मोबाइल और सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। जो रोहित वेमुला भी जो पहले ये में ज्वाइन करने से पहले वो भी एसएफआई में काम करता था। और रोहित वेमुला भी जाति का शिकार भी हुआ है। जाति का शिकार होके जो बाहर आके ये बोले हैं, इस देश के अंदर कभी जो लेफ्ट रेडिकल इस देश में दलितों की एमेंसिपेट नहीं करेगा। इस देश में दलितों की एमेंसिपेट कोई करना चाहता है, वो रेडिकल अम्बेडकर करना चाहता है। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में तमाम उन बातों को लेकर जिस तरीके से देश और दुनिया में चर्चा चलती है, देश के तमाम हालात जिस तरीके से होते हैं, उसका सबसे पहला असर देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खासतौर पर जेएनयू में देखा जाता है। जेएनयू को बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही कहीं न कहीं अपने आप में प्रगतिशील जो है शिक्षण संस्थान माना जाता है। लेकिन जानना आवश्यक है कि क्या ये प्रगतिशील संस्थान सही मायने में उतनी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं? मानसिकता में वो परिवर्तन 21वीं सदी वाला आ पाया है? क्या समय-समय पर चलने वाले, लंबे समय से चलने वाले जो मनुवादी जो सोच है, वो सोच में कुछ परिवर्तन आ पाया है या फिर नहीं? हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बापसा से हमारे साथी है क्रांति कुमार जी। उनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जेएनयू में वो किस तरीके से इस तमाम मसले को देखते हैं, जेएनयू को अपने नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं और किस सोच को लेकर यहाँ पर वो आए हैं और अब किस तरीके से अपनी इस पूरी की पूरी तो शैक्षणिक जो जीवन है उसको जी रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है भाई। जय भीम भाई। एक वाकया यहाँ पर ऑफ कैमरे हम चर्चा कर रहे थे कि बापसा के तरफ से कुछ ऐसा एक इंसिडेंस होता है, कुछ लोग आते हैं और वो दिक्कत पैदा कर देते हैं, समस्या हो जाती है किसी चीज़ों से। क्या कुछ मसला है, वो मसला बता दीजिए। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप मुझे सवाल पूछने से पहले जो जेएनयू का जो एक चेहरा जो बाहर दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में जो बड़े-बड़े बातचीत होती है, उसमें जो मेरा जो सीधे-सीधे मुझे कहना था, वो एक्चुअली जो जेएनयू एक मॉडर्न ब्राह्मणिकल यूनिवर्स है। ये नया जो ब्राह्मणवाद के एक विश्व है, एक दुनिया है। उस दुनिया में हमेशा जैसे जो बाहर इस तरीके से बोलते हैं, हमारा संस्कृति इस तरीके से है, हमारा देश इस तरीके से है, बड़े-बड़े इस तरीके से हमारा जो कल्चर रही है, और ये जिस तरीके से कल्चर इस देश का अंदर है, जो दुनिया में कहीं जो भरा जाता है, वो एक्चुअली वो कल्चर के साथ-साथ इस देश में जो कास्ट हिंदू था, जो ब्राह्मण, जो बनिया और जो राजपूत का जो कल्चर को हमेशा जो ग्लोरीफाई करने के लिए कोशिश किया था देश के नाम से। और उसी मानसिकता के लोग इस कैंपस में आने के बाद इस कैंपस को इसलिए जो प्रोग्रेसिव बनाता है, इस कैंपस को वही जो ब्राह्मण, जो बनिया और राजपूत खासकर जो कास्ट हिंदू सा प्रकाश था, उसको डोमिनेट करके रखा है, ताकि जो बाहर लोगों की ये नहीं दिखाया जाए एक्चुअली इस कैंपस के अंदर क्या क्या होती है जाति का नाम से। एक्चुअली मैं ऐसे मानता हूँ, जो गांव से हम लोग निकल के आते हैं, जो कैंपस के अंदर हम देखते हैं सच में प्रोग्रेसिव है, बट लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है एक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, एक मॉडर्न ब्राह्मणिकल यूनिवर्स था। जैसे जो गाँव में जो जातिवाद, जो दलित और आदिवासी और पिछड़ा लोगों का ऊपर जो जातिवाद जो होती है, और उसी तरीके से इस कैंपस के अंदर होती है। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। इस कैंपस में हमेशा जो प्रोग्रेसिव नाम पे दलित और आदिवासी और ओबीसी और माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम और तमाम अपर कास्ट की जो तमाम जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ का ऊपर जो राजनीति हुआ है इस कैंपस के अंदर। बट लेकिन रिसेंटली जो जेएनयूएसयू है, जो जेएनयूएसयू एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है, उस प्रोटेस्ट कॉल में जो बापसा की तरफ से प्रियांश आर्य था, यूनियन जेएनयूएसयू का यूनियन में है,
जो हम लोग रात में 12 रात को जो प्रोटेस्ट कॉल में मसल जुलूस में बाप साहब भी हिस्सा लिया था। और हमारा तरफ से जो जय भीम झंडा के साथ साथ हम बाप साहब के नाम से बैनर भी लेके गए। और जो जो ऐसा की जो एक साथी था हमको ये कहे है, जो कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई बैनर और पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होना चाहिए था। सो हमारा तरफ से जो बैनर हम लेके गया है वो बैनर का हम लोग वापस लेके गए। और दूसरी दिन हम लोग प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचते हैं, जो खासकर जो ऐसा और साथ ही सर तमाम जो लेफ्ट संगठन के लोग और मुझसे पर्सनली कहा, भाई इधर प्रोटेस्ट साइट पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल झंडा था? उसका ये माना था, मैं ही सवाल यही पूछा था, कौन सा पॉलिटिकल झंडा बोल रहे हो और मुझे कौन सा झंडा दिखा के मुझे पूछ रहे हो? बिकॉज बाकी जो तमाम यहाँ पर जेएनयू में संगठन है, वहाँ पर कौन कौन से झंडे लगे हुए? सारे लोगों का झंडा था और कुछ झंडा हम लोग आने के पहले हटा दिया था ताकि हमको सवाल पूछे। जब झंडा लेने की जो बातचीत आया था झंडा के लेकर, हम पूछे उसको, आप कौन सा झंडा के लिए पूछ रहे हो? मुझसे कहा था, देखो आपका नीला नीला झंडा, इस तरीके से था। और यही लोग उसका जो पोस्टर पच्चा में जय भीम लाल सलाम लिखते हैं, जरा अंबेडकर के नाम से, दलित के नाम से राजनीति करते हैं। मैं सीधे सीधे उन लोगों के सवाल पूछा था, क्या आपको लगता है जो बाबा साहेब चेहरा फोटो और जय भीम नाम सिर्फ बापसा के साथ एसोसिएट करती है, और आपको ये लगता है सिर्फ बापसा के साथ एसोसिएट करती है? आपका पर्चा पोस्टर में जय भीम जो नाम था, शब्द था, एक स्लोगन था हमारे लिए, कि एक जो मूवमेंट, एक संघर्ष की जो स्लोगन था, उस स्लोगन को, उस नाम को आप आपका पर्चा पोस्टर से हटा दीजिए। और नहीं हटाना चाहते हो, आप एक स्टेटमेंट भी लेके आ दीजिए, लेके आइए। कम से कम इस कैंपस के अंदर जो पता चल जाएगा सच में कौन इस देश में और इस कैंपस के अंदर जो दलित और आदिवासी नाम से और उसका मुद्दा के लेके सच में जो लड़ाई लड़ता है, और कौन सा लोग है सिर्फ उसका नाम से राजनीति जो उसका राजनीति जो फायदा होती है उसको लेना चाहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना क्रांति भाई, कि अगर जय भीम की बात कही जा रही है, जय भीम लिखा जा रहा है, तो उन्होंने बाबा साहब को स्वीकार कर लिया। क्या दिक्कत हो गई इसमें? बात वही था, मैं यही पूछा हूँ, भाई आपको जय भीम और बाबा साहब की चेहरा लेके क्या दिक्कत था? बट लेकिन उसमें एक जो आइडियोलॉजिकल जो एक बैटल था इस देश के अंदर, वो छिपी हुआ था। ऐसे इसलिए था, जब इस देश में जो इंडिपेंडेंट अम्बेडकरेट पॉलिटिक्स जो शुरुआत हुआ है, जो खासकर जो मार्क्सिस्ट था, उसको वो लोगों का ये लगता था, जो इवन बाबा साहब जिंदा भी था, जो बाबा साहब इस देश में दलितों के लेके जो राजनीति कर रहा था, यही जो कम्युनिस्ट लोग ये कहता था, हम गरीब लोगों का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ब्राह्मणवादी का जो खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बट लेकिन रियल में उसको देखो वो तो वही लोग था, उसी समाज से आते हैं, जो ब्राह्मणवाद समाज से आते हैं, उसी जो ब्राह्मणवाद की जो वर्चस्व था, हेजमोनी था, उसको जिंदा रखना चाहता है। एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। जय भीम और लाल सलाम एक जगह नहीं हो सकता, ये इसमें क्या दिक्कत है? इसमें समस्या कहाँ नजर आती है? समस्या ये था, जो मार्क्स जो एक आइडिया था एमेंसिपेशन के लिए, वो सही है, बट लेकिन वही जो इवन जो मान्यवर भी कहते हैं और इवन बाबा साहब भी कहते हैं, जो लेनिन इस देश में पैदा हुआ होते, सच में लेनिन पहले जातिवाद को खत्म करते हैं। और दिक्कत ये था, जो लाल सलाम का एक एमेंसिपेशन जो आइडिया था, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये था, जो लोग इस देश में जो ब्राह्मणवाद सिस्टम को बरकरार रखे हैं और उसको चलाना चाहता है, और वही लोग जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी उसी का हाथ में है और उसी सिस्टम को चलाए। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बात, तो वो तो जब नारा भी तो लगाते हैं, जब हम तमाम आंदोलन जब टीवी में देखते हैं, ये तमाम मोबाइल और सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। तो वो चाहते हैं इस देश के मनुवाद खत्म हो जाए। इसमें इसका पीछे का पॉलिटिक्स है। जब बाबा साहब जिंदा था, जब जिंदा था 1930 में, जो बाबा साहब ने जो पूना प्रैक्टिकली सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए जो बाबा साहब ने गया था, इस देश में दलित एक अछूत समाज था, वो हिंदू समाज का जो पार्ट कभी नहीं रही है, इसलिए ये लोगों की सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना चाहिए था। जब इस देश में बाबा साहब दलित हितों के लिए बातचीत कर रहा था, वही जो कम्युनिस्ट केरला से एक कम्युनिस्ट था, उसका नाम EVS नमूद्रीपाल, वो कहता है जो बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिया इस देश को तोड़ना चाहता है। जब इवन जो बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल को जो पार्लियामेंट पे पारित करने के लिए नेहरू को जो रिक्वेस्ट किया था, जब नेहरू ने हिंदू कोड बिल को जो पारित नहीं किया और जो 340 आर्टिकल के तहत
जो ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए मना भी किया था। बाबा साहब ने जब संसद से जो रिजाइन दे के जो बाहर आए थे, इन्हीं कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर बाबा साहब को अपमान किया था, ये बोल कर अपमान किया था ये वोट बैंक राजनीति कर रहे हैं, इमोशनली लोगों की बता रहे हैं ताकि जो लोग इसका साथ जोड़ के राजनीति करें। जब जब इस देश में इवन वेस्ट बंगाल देख लीजिए, वो जगह जो सीपीआई गवर्नमेंट 30 साल सत्ता में रही है, वो सत्ता में रहते रहते हमेशा जो कास्ट के नाम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो कमीशंस होती है, उस कमीशंस को सीधे सीधे नकार दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इस बात बोलकर हम कास्ट को मानते नहीं हैं। और उसका सरकार में रहते रहे कभी भी जो रिजर्वेशन को ठीक से लागू भी नहीं किया। जब वो सत्ता में रहते रहे सिंगूर नंदीग्राम जो बड़े बड़े जो दलितों के ऊपर जो नरसंहार हुआ है, और ये चीज एक्चुअली बताती है और समाज को ये बताती है। ये इसलिए जय भीम बोलते हैं। आज वो दलित समाज जो अंबेडकरवाद सोच के लेके उसका राजनीति, उसका जो इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिक्स था जो करना शुरू किया है इस देश में जो ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए। और इसलिए मार्क्सिस्ट लोगों की लगा है आज हम अंबेडकर के बारे में बातचीत नहीं करेंगे और जाति का बारे में बातचीत नहीं करेंगे और बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे, ये लोग हमको वोट नहीं देगा। ये वोट नहीं देगा तो इस कैंपस के अंदर जो बापसा ने उसका सत्ता में आएगा तो उसका इस कैंपस के अंदर जो मार्क्सिज्म के नाम पे जो ब्राह्मणवाद की एक हेजमोनी था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका जो पीछे जय भीम का जो नारा लगाने का और दलितों के बारे में बातचीत करने का सचमुच में उसको जो न्याय दिलाने के लिए नहीं है, उसका जो राजनीतिक जो वोट बैंक था उसको छीनने के लिए। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो रोहित वेमुला की लेके जो बड़े बड़े जो बात कहते हैं इस देश के अंदर और इस कैंपस के अंदर, जो खासकर जो प्रोग्रेसिव जो लेफ्ट संगठन है, जो कम्युनिस्ट संगठन है, जो रोहित वेमुला भी जो पहले एएसए में ज्वाइन करने से पहले वो भी एसएफआई में काम करता था। और रोहित वेमुला भी जो जाति का शिकार भी हुआ है, जाति का शिकार होके जो बाहर आके ये बोले हैं इस देश के अंदर कभी जो लेफ्ट रेडिकल इस देश में दलितों की एमेंसिपेट नहीं करेगा। इस देश में दलितों की एमेंसिपेट कोई करना चाहता है वो रेडिकल अंबेडकरेट करना चाहता है। ये स्टेटमेंट लिख के रोहित वेमुला ने लेफ्ट छोड़ के एसएफआई छोड़ के एएसए में ज्वाइन किया है। और इससे पता चलता है उसका जो अंदर मार्क्सिज्म के नाम पे उसका जो ब्राह्मणवाद जो जारी है और उसी का सोच से वो लोग काम भी करते हैं। देश में हम जिस तरीके से मनुवाद की अभी वास्तविकता देखते हैं, 3 बार जो सरकार अभी तीसरी बार बन चुकी है, मनुवाद समय के मुताबिक मजबूत होता जा रहा है और उसका असर भी खास तौर पर जेएनयू पर देखने को मिलता है। तो भले ही बापसा ने यहाँ पर अपना तकरीबन 10 साल के बाद में इस सत्ता में अपना जो छात्र संगठनों में छात्र जो यहाँ पर राजनीति चलती है, यहाँ पर अपना नाम बनाया है, जनरल सेक्रेटरी भी आप वापसी से जीता है। लेकिन क्या कहीं न कहीं जो बहुजन राजनीति का पतन का है, बहुजन राजनीति जो कमज़ोर हो रही है, ये कहीं न कहीं क्या नहीं लगता कि इससे कोई उम्मीद की जा सकती है? या फिर ये जो मनुवाद है इस तरीके से बड़ा प प पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा? ये तो एक नया जो संघर्ष नहीं है, जो मनुवाद के खिलाफ बाबा साहब भी जो काउंटर रेवोल्यूशन ये बात कहते हैं। जो भारत की जो इतिहास था, जो ब्राह्मणिज्म की और बुद्धिज्म की एक लड़ाई है और इस कैंपस के अंदर और उस कैंपस के जो बाहर जो राजनीति था और राजनीति होती है और उसको भी हम इसी तरीके से देखते हैं। अलग अलग समय में जो अलग अलग जो जाति का विरोध एंटी कास्ट मूवमेंट उभर के आया है और उसी के तहत इस देश के अंदर और अलग अलग संगठन भी बने हैं। जो अलग अलग संगठन बने हैं, जो बाबा साहब भी रहते रहे थे। बाबा साहब ने जो शेड्यूल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया था, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बनी है और उसको चलते चलते जो मान्यवर साहब ने जो बामसे भी बनाया था, DS4 भी बनाया था, अभी जो बीएसपी हमारा सामने है। ये जो लड़ाई है इस देश के अंदर हमेशा विचारधारा का जो लड़ाई हुआ है, हो सकता है कभी कभी कमजोर पड़े और कभी कभी ऊपर भी जाए और बट लेकिन जो लड़ाई की जो पॉलिटिक्स की बात है इस कैंपस के अंदर जो तमाम जो ब्राह्मणवाद जो पॉलिटिकल पार्टीज था उसमें हम ज़्यादा अंतर नहीं देखते हैं। खासकर अंबेडकरवादी होने से हम ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं देखते हैं, इस बात को बाबा साहब भी उसका जो जिंदगी भर जो जब तक जिंदा था ये बात हमारा समाज की सामने रखा है और उन किताब में भी जिक्र किया था। खासकर एक किताब था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आजकल जो कांग्रेस की लेके बहुत चर्चा होती है कैंपस के बाहर और कैंपस के अंदर भी मार्क्सिज्म भी लेके और एबीवीपी के लेके राइट विंग के लेके बहुत चर्चा होती है और उन्हीं चीज़ों के लिए बाबा साहब ने एक बात भी कही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। कहते हैं
देयर इज नो पॉइंटलेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्युलर ब्राह्मण एंड प्रीस्टली ब्राह्मण। वो दोनों एक ही है, जो सेक्युलर ब्राह्मण है और प्रीस्टली ब्राह्मण दोनों एक ही है, और एक शरीर का दो हाथ है, और दोनों दूसरों से लड़ाई करते हैं। बट लेकिन ये दोनों यही चाहता है, इस देश में हमेशा लड़ाई हमारा हाथ में हो और वर्चस्व और उसके हेजमोनी हमारा हाथ में है। और उसी जो बातों से जो बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम देखते हैं इस कैंपस के अंदर भी और बाहर भी, और जिन जिन लोग सच में जो सत्ता चलाए हैं और दलित और आदिवासी पिछड़ा और तमाम जो माइनॉरिटीज और अप्रेस्ड कम्युनिटीज के लिए जो राजनीति किया गया है, सिर्फ वोट लेके उसका वर्चस्व को जिंदा रखने के लिए कोशिश किया गया है। बट लेकिन उसमें आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे, फैक्ट्स में जाओगे, आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा जो नारा वो दिया है और वो काम करने के लिए जो वोट लिया गया है, सच में वो काम कभी किया नहीं है। और उल्टा जब जब ये लोग सत्ता में आए हैं, उसका ऊपर अत्याचार बढ़े हैं और उसका ऊपर अन्याय हुआ है, और उसका ऊपर और उस कम्युनिटी के साथ और महिला को और माँ बहन को इज्जत भी लूटा जाता है। आज भी आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल याद दिलाना चाहता हूँ। आज 2 दिन पहले और 3 दिन पहले जो बिहार में जो घटना घटी है, मधुबनी में और मुजफ्फरनगर में भी, और दो दलित जो लड़कियां था, और उसको बुरी तरीके से रेप किया गया है, और इवन उसका ब्रेस्ट काट दिया गया है, और उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं किस तरीके से उसका साथ अत्याचार हुआ है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, और इंडिया के नाम से जो तमाम छोटी मोटी जो ब्राह्मणवाद संगठन था और बड़े जो ब्राह्मणवाद संगठन जो कांग्रेस के साथ मिलके हम लोग संविधान बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और इतना जो जोर से चिल्ला के देश भर घूम के जो दलित और आदिवासी और ओबीसी का वोट भी लेने में सक्सेस भी हुआ है। बट लेकिन सच में जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ा हो रही है, और दलितों के ऊपर, खासकर जो दलित महिला के ऊपर जो अत्याचार, जो एनसीआरबी रिपोर्ट भी कह रहे हैं, हर दिन हर 20 मिनट में हर एक दलित महिला के ऊपर अत्याचार होती है। और इन चीज़ों के लिए